मिशन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला मेवात नूह गांव मंडकोला में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में लगातार आपको जानकारी देते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। और आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा में और यहाँ खासतौर से पहुंचेंगे नूह मेवात के मंडकोला गांव में। सरकारी योजनाओं की कितनी जानकारी इस गांव में है, आइए जानते हैं और सीधा चलते हैं इस चौपाल पर। आइए हमारे साथ। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा था, हम पहुंच चुके हैं चौपाल पर और हमारे साथ यहाँ जो किसान हैं वो मौजूद हैं और उसके साथ साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। खासतौर से बात करेंगे अलग अलग योजनाओं को लेकर, जानेंगे किसानों के पास कितनी जानकारी है। इसे हमारे साथ जो यहाँ किसान हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें किस तरह का लाभ नज़र आता है इन सरकारी योजनाओं में। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए अपना। हरे कृष्ण डागर है, गाँव मंडकोला से हूँ मैं। जी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फसल अवशेष प्रबंधन की, जिसके ज़रिए जो हमारी फसल है उसका हम सही तरीके से प्रबंधन करें और खासतौर से उसके अवशेष को और सदुपयोग हम कर सकें, ये आप कहाँ तक ठीक मानते हैं? क्योंकि इससे पहले भी जो किसान हैं वो उनके पास जानकारी पूरी होती थी और उसका सदुपयोग वो करते थे जो फसल का अवशेष बचता था। जी जी जी, फसल का जो अवशेष है जो बचता है, किसान इसके लिए जागरूक हुआ है। इससे हमारा जो वायुमंडल है प्रदूषित होता है, इसके लिए तो इससे किसान भाइयों काफ़ी इससे खुश हुए हैं। और कुछ छोटा मोटा कोई थोड़ा बहुत रह जाता अवशेष उसको जला देते हैं, लेकिन अब उस पर भी किसान लोग उसको जलाने के लिए भी प्रबंध करने जा रहे हैं। इसीलिए किसान भाई चाहते हैं सरकार के द्वारा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चलाया जाए या पंचायत के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जाए जिससे ये मट्टी में विलय हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए कोशिशें उसके लिए लगातार की जा रही है। इस तरह के जो उपकरण हैं वो अलग अलग गांव तक, पंचायतों तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा आपने यहाँ कहा कि कोशिश जो है हमारी इस पंचायत में भी होनी चाहिए। और किस तरह की आवश्यकताएं आपको लगती हैं फसल अवशेष प्रबंधन की जब खासतौर से हम बात करते हैं? क्या इसके जरिए किसान अपनी लागत को भी कम कर पाएगा? देखिए, जो हमारा ये क्षेत्र है ये मेवात से सटा हुआ क्षेत्र है। सारे लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं, पशुपालन पर डिपेंड है यहाँ पर। लेकिन क्या है कि हमारा जो यहाँ पर जो किसान है वो इतना जागरूक नहीं है। एजुकेशन दृष्टि से पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा। तो इसलिए मेरी सरकार से अनुरोध है कि आपके माध्यम से यहाँ पर थोड़ा किसानों को डेवलप किया जाए और जो भी नए इंस्ट्रूमेंट बनते हैं सरकार द्वारा, जो भी स्कीम बनती हैं समय पर हमारे यहाँ पहुँचाई जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पर कहा कि समय से अगर जो योजनाओं का लाभ पहुँचेगा तो शायद वो लाभ दोगुना भी हो सकता है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जो मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, ये तमाम ऐसी जानकारी है जिसको किसान जानना चाहता है और उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो भी प्रयासरत हैं। समय समय पर हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं, किसानों के बीच पहुँचाया जाता है, जानकारी दी जाती है और उसी जानकारी को हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों से। कुछ और किसान यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। राजेंद्र जी। फसल अवशेष प्रबंधन की अगर बात की जाए, जो फसलों का हमारा अवशेष बचता है उसका प्रबंधन करना कितना ठीक है या नहीं? ठीक का है, इतनी तो पैदा हो इतनी ज़्यादा लागत लग जाए हम खेती में। पहली बात तो हमारा खेत कमजोर है जी, एक फसल हो एक ना हो। लेकिन जो फसल का अवशेष है उसका सदुपयोग करना सही है या नहीं, ये बताइए। ना उपयोग तो सही है जी, बाकी का बचता जिम्मेदार है। इतनी लागत लग जाए उतने खर्चा बच जाए। क्या सुझाव आपका, कैसे बच सकता है? सुझाव ये हुआ कि कोई ऐसी कोई चीज भेजा सरकार जाते हमारी खेती सही सुधार आवे। सहम आई पड़ी सब जंगल में जी, कमजोर है खेत, एक भी फसल अच्छी ढंग से ना है। इस तरह के उपकरण या मशीन पहुंचाई, कोई ऐसी चीज पहुंचाई जाए पंचायत के द्वारा या कोई गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी हो ताकि हमारे खेती को सुधार हो, फसल में अच्छी से अच्छी मिले। लेकिन अब से पहले अगर देखिए बात की जाए, जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो ज़्यादा दूरी पर यहाँ पर नहीं है, कम ही दूरी पर है और कृषि वैज्ञानिक जो हैं लगातार आपके गाँव में भी पहुँचते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में भी है। क्या अब से पहले भी इस तरह के जो कृषि वैज्ञानिक हैं पहुँचते थे आपके पास समस्याएं सुनने के लिए? देखो जी, हमारे पास तो एक बार एडीसी आया और तो कोई आ ना हो, लेकिन आज पहुंचे हैं। देखिए आज तो आए आप जी, तो ये कुछ बदलाव आपको नजर आता है? हाँ, तो देखो तो फायदा होगा गवर्नमेंट से जब आए हैं तो। जी चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जो योजना का लाभ है वो समय से मिले, इसके लिए बेहद ज़रूरी। और भी किसान हैं काफ़ी, देखिए जो बातचीत है लगातार वो कर रहे हैं आपस में, इनसे भी हम बातचीत करने की आगे कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा फिलहाल अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए। बलवीर जी, गाँव मंडकोला से जानना चाहेंगे हम फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, क्योंकि जब हम बात करते हैं अपनी लागत को कम करने के लिए तो माना जाता है जो फसल का अवशेष है उसका भी हम सदुपयोग
कर सकते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस बात को? कैसे आपको लगता है कि वो हमारे काम आने वाली चीज़ है, ना कि कोई बेकार की? वो काम, लेकिन उसमें कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जी, जैसे जिम्मेदार है उस पर आता है वो कहाँ ले जाएं उसको अवशेष को जी, तो इसके लिए कोई यंत्र बने तो बेहतरीन है जी। किस तरह के अब जो आवश्यकताएं रहती हैं जब अवशेष बचता है, तो यंत्र की आवश्यकता किस के लिए? अगर हम सही दिशा में अवशेष को या तो गला दे कोई, गला दे, या उसको और कोई आइटम बन जाए उससे, दूसरे जिम्मेदार के भी काम आ जाए और किसी आगे भी काम आ जाए। अवशेष जैसे गलाने की बात आपने कही, किस तरह का फायदा इससे कृषि में, खेती में मिल सकेगा? कृषि में खाद बन जाएगा जी इसका, जो कोई यंत्र, कोई दवाई ऐसी आ जाए जिससे कि गल जाए, तो लागत कम हो पाएगी। कम, हाँ जी। शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप बलवीर जी। तो देखिए, बताया इन्होंने कि कितना फ़ायदा हमें मिल सकता है फसल अवशेष प्रबंधन अपनाकर भी, और इसके लिए आवश्यकता यही कि समय रहते जो मशीनरी है वो पहुंच सके। हालांकि कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो हैं वो लगातार स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि हर एक गांव तक, हर एक ज़िले तक जो मशीनरी की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। नज़र डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। भारत में खेती से बचे अवशेष करीब 31 करोड़ 70 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें से धान के अवशेष या पराली 51 से 57% तक होती है। इस पराली को देश के उत्तर पश्चिम राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में पराली का चारा घरेलू ईंधन औद्योगिक कामों में उपयोग में लाया जा रहा है। पराली जलाने की कुछ खास वजहें भी हैं। आज की खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है। इनमें से एक मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर। इस मशीन ने खेती में कटाई के काम को बहुत आसान बनाया है और किसानों की कई तरह की समस्याओं को हल भी किया है। लेकिन इसका एक परिणाम पराली के रूप में भी सामने आया। ये मशीन फसल का साफ दाना तो किसानों की झोली में डालती है, पर साथ ही उसे पराली भी सौंप जाती है। किसान इस पराली को मुश्किल समझते हुए इसके निपटारे के सरल उपाय के तौर पर इसमें आग लगा देते हैं। ये भी देखने में आया है कि धान की कटाई और अगली फसल की गेहूं की बुआई में समय का अधिक अंतर नहीं होता, तो ऐसे में श्रमिकों की मांग अधिक होती है और कम श्रम उपलब्धता और अधिक मजदूरी को बचाने के लिए भी पराली को जला दिया जाता है। देखिए, लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे इस चौपाल से भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए अपना। सतपाल डागर जी। सतपाल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जब हम आपके गांव की यहाँ बात करते हैं, किस तरह की जागरूकता आपको नज़र आती है फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यहाँ पर? सर, ये जो फसल अवशेषण का आपके कुछ लोगों में खूब जागरूकता हुई कि वे पहले जैसे जो अवशेषण है उसे पानी में भर के और उसे कुछ किसानों ने रूटर से जोता भी, उससे वो जो मिट्टी में मिल गया, उससे भी खाद का उर्वरक हुआ। कुछ किसानों ने नहीं जलाया, कुछ उन्होंने पानी भर के उसको रूटवेटर से जोता भी जी, काफी कम से कम 50% अब की बार। जी, आपने क्या किया? हमने भी ऐसे किया जी। हमने भी खेत जैसे अब वो कंपाइन से कटवा के और खेत को भर के पानी से और फिर रूटर से जुतवा दिया। वो उसमें खाद का उपयोग है जी। तो आपने फसल अवशेष को अपनाया, प्रबंधन को अपनाया, क्या लाभ आपको उसमें नजर आया अपनाकर? उससे कुछ तो ऐसा जी, खाद की तो क्षमता बढ़ी है उसमें जी। पहले जो हम जो उसे जलाते थे उससे तो बेहतर है वो जी।
उससे काफ़ी बेहतर। हाँ, उससे तो बेहतर है जी काफ़ी। चलिए, शुक्रिया अपना हमारे साथ अपने जो अनुभव इन्होंने साझा किया। और देखिए, ये हमें समझना होगा कि किस तरीके से जो किसान है वो काफ़ी परेशान हो उठते हैं जब इस तरह की समस्या उनके सामने आती हैं, लेकिन और किस तरीके से किसान इन योजनाओं को देखते हैं, इस बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए। विजयपाल डागर। जी, फसल अवशेष प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, आपसे पहले भी किसानों से बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि ज़ाहिर तौर पर फसल अवशेष प्रबंधन अपनाना ज़रूरी है, अच्छा भी है, लागत इसके ज़रिए हमारी कम होती है, लेकिन उपकरण जो है या मशीनरी जो है वो नहीं मिल पाती। तो क्या आप मानते हैं जानकारी की कमी है? फसल अवशेष के लिए जो ये बंद की थी जी पराली जलानी जी, इसमें लोगों को इतनी समस्या हुई थी, जो धान की पराली है वो जल्दी से जलने के सिवा किसी से ख़त्म नहीं होती जी, लेकिन जलाना ही एक मात्र विकल्प तो नहीं हो सकता, तो उसके वो भी तो आने चाहिए जी साधन नष्ट करने के। जी, यानी योजना है तो उसके साथ समाधान जो है वो पहुंचना चाहिए। चलिए, शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर योजना चलाई जा रही है तो क्या समाधान उसके लिए हो सकता है, और ये काफ़ी ज़रूरी कि लगातार जो किसान हैं इस बारे में लगातार जानकारी रखते हैं और वही अनुभव जो हैं वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। कुछ और अनुभवी किसान जो हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, उनका भी अनुभव हम जान लेते हैं। नाम बता दीजिए हमें। हरी सिंह बरागी। जी, फसल अवशेष प्रबंधन की बात करते हैं, ये कितना सही आप मानते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है, हमारे जो और बुजुर्ग थे वो भी इस पद्धति को अपनाते थे कि जो खेत का अवशेष है वो खेत में ही रह जाए तो ज़्यादा ठीक। फसल अवशेष यदि हम अपने खेत में उनको नहीं जलाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जलाने से हमारे कीट जो मित्र हैं, कीड़े जो हैं वो जल जाते हैं। और इसकी कहा कि इनको जलाने के लिए अवशेष को जलाने से नुकसान होता है। इनको अपने खेत में कुछ हमारे पास ऐसे यंत्र सरकार भेजे, जैसे या सरकार खुद भेजे या पंचायत के थ्रू ऐसे भेजे कि उनकी कटाई करके हम खेत में पानी लगा कर उनको गला दें, ताकि हमें खाद की बचत हो और हमें फ़ायदा मिले। तो ये फ़ायदे इससे हो सकते हैं। जी हाँ। मिट्टी का नुकसान जो होता है वो भी बच सकेगा। जी हाँ। पर्यावरण का नुकसान वो भी बच सकेगा। जी हाँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आप बैठ सकते हैं। जी, तो देखिए, एक अनुभवी किसान जिन्होंने लगातार इस बारे में हमें जानकारी दी। कुछ और भी किसान मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। और देखिए किस तरीके से जो तमाम योजनाएं हैं ये कारगर सिद्ध हो रही हैं, और इसमें जो किसान हैं उनका क्या अनुभव है, उनकी क्या राय है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए अलग अलग राज्यों में, उनके ज़िलों में, उनके गाँव में हर एक चौपाल तक हम पहुँचते हैं जहाँ पर जानकारी आपको पूरी दी जाती है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। देवी सिंह, सरपंच मंडकौला जी। फसल अवशेष प्रबंधन की अगर आपसे जानकारी मैं लेना चाहूँ, कितना ज़रूरी कि आज के समय में किसान फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाएं? फसल अवशेष हमारे एरिया में नहीं होता, हम जलाते नहीं हैं जी। उसको काट के अपने जो जिसकी लामनी बोलते हैं वो करवा करके हम अपने जिम्मेदार, तो उसको पशुओं के लिए भी चारा बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसी है जो ज़्यादा बड़े जिम्मेदार हैं, 2 किला के, 4 किला के, 10 किला के, तो उनके लिए दिक्कत आती है। वो कंपाइंड जो कटवाते हैं ना, तो वो उसमें खड़ा रह जाता है। और सरकार से पिछली बार में भी मीटिंग में भी ये बात हुई थी, वह हम पंचायतों में एक ट्रैक्टर भेजेंगे रूटावीटर के लिए, उससे पंचायत व तेल का खर्चा वहन कर लेगी, जिम्मेदार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो नहीं अवेलेबल हो पा रहे। अगर कहाँ बताया जाता है कि कहाँ आखिर जो ट्रैक्टर है वो रुका पड़ा है, या कहाँ योजना अटकती हुई लगती है आपको? जब तो मैंने बताई वो 5 जिले में 5 आए हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई आया नहीं। हमने खूब शिकायत भी करी थी डी साहब से, लेकिन यहाँ हमें तो कोई अवेलेबल हुआ नहीं है। जी, लेकिन देखिए, आप शिकायत लगातार करते हैं, तो जो शिकायत पर कुछ सुनवाई या कुछ कार्रवाई किस तरह की जाती है या नहीं? बस ऐसी सुनवाई हो जी। इतनी फैसिलिटी सरकार दे नहीं रही जितनी बात करते हैं। अगर इतनी सरकार फैसिलिटी दे तो ये परेशानी ना हो जी। तो आपको लगता है कि जिला स्तर पर भी कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही होती है जिससे पूरी जो सुविधाएं नहीं मिल पाती? देखो, जिला स्तर पर तो इसलिए है ना, 5 ट्रैक्टर हैं और गांव कितने पड़ते हैं? 5 हमारे जिले में ही। इनको बढ़ाया जाए। और एक ट्रैक्टर एक गाँव में चले जाएगा तो 10 दिन में नहावे होते, तो उसमें जो किसान उनको करेगा वह अपना जुताई करवा दे। अगर ऐसी कोई मशीन सरकार हमें अवेलेबल करवावे जो कम खर्चा में, तो जिम्मेदार अपने मोल भी ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है जिम्मेदार मोल नहीं ले सकता। लेकिन सब्सिडी पे अगर जिम्मेदार को दी जाए तो उससे बहुत बेनिफिट होगा। अब 4 जो उन पे लगती है वे बेफिजूल लगती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतनी अच्छी बात आपने हमारे साथ साझा की, बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, एक और सुझाव इनकी तरफ से यहाँ दिया गया कि जो किसान है वो तैयार है खुद से उसको खरीदने के लिए भी। समूह में लगातार सरकार का प्रयास यही रहा है, किसान समूह में रहें, और उसी कड़ी में अगर जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, किसान खुद भी अगर इतने अब सक्षम हो चले हैं हमारे, अगर वो लेना चाहें तो उस मशीन को लिया जा सके। नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर।
पराली को जलाने से मनुष्य और मवेशी, मानव और मिट्टी सभी पर खराब असर पड़ रहा है। कई अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि इससे कई तरह के जीवों के जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। इनमें ऐसे जीव भी हैं जो खेती के लिए लाभकारी होते हैं। पराली जलाने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये गैसें धरती का तापमान बढ़ाती हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में खेती ही नहीं, मनुष्य का जीवन भी बदल सकता है। पराली जलाने से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जहां पराली जलाई जाती है वहां की मिट्टी काली पड़ जाती है और उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर अधिक तापमान का खासा असर देखा गया है। इसका असर ये हो सकता है कि अगली फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व मिट्टी में नहीं होंगे, जिससे कुल उत्पादकता में कमी आ सकती है। देश का वैज्ञानिक समुदाय भी इस समस्या का हल निकालने में जुटा है। पराली जलाने की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और किसानों को पराली से खाद बनाने, गत्ता और दूसरी चीजें बनाने और बिजली बनाने के लिए इसके उपयोग की सलाह भी दी जा रही है। गेहूं की बिजाई की नई तकनीक जीरो टिलेज हैप्पी सीडर पर भी जोर दिया जा रहा है। देखिए, लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे इस चौपाल से भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम महावीर डागर, गांव मंडकोला। अगर बात की जाए फसल अवशेष प्रबंधन की, क्या स्थिति आप देखते हैं अपने गांव में? यहाँ पर किसान कितने जागरूक हैं कि जो फसल अवशेष है उसको प्रबंधन करके अपनी लागत को हम कम कर सकते हैं, मुनाफा हम बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? हम फसल अवशेष को अपना चारा बना लेते हैं जी, हमारे उसको हम काट के हम चारा बना लेते हैं। लेकिन समस्या अगर कुछ जो छोटे जिम्मेदार वो चारा बना लेते हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं वो उसी में ही गलाते हैं। लेकिन अगर कोई सरकार को यंत्र दे, हमें पैसों से दे या अपनी तरफ से कोई सब्सिडी भी दे दे तो ज़्यादा बेटर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप भी। मैं चाहूँगा अगर आप भी खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए अपना। किरणपाल श्री खेमचंद, गांव मंडकोला, तहसील हथीन, जिला पलवल। पलाली की बात आ रही है ना, हमारे सेम का जंगल है, यह एरिया में कोई भी आदमी पलाली नहीं जलाता है। जनाब यहाँ चारे के लिए मोबलर लग रहे हैं, वो सब इस चारे को ले जाते हैं और हमें कुछ उसका दे जाते। देखिए, इस गांव की बात नहीं, हम चाहेंगे जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में किसान हैं उन तक ये संदेश आपका जा सके। कितना जरूरी है फसल अवशेष प्रबंधन? क्या चीज?
जो अलग अलग हिस्सों में किसान आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्यों जरूरी है फसल अवशेष प्रबंधन? उसे जलाना ना और फसल यूज करें अपने गाँव में ही। जी हाँ, बिल्कुल जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ और साझा करना चाहेंगे? हाँ, सुधार करवाओ इसमें ही। और जी बिल्कुल, देखिए कोशिश यही की जा रही है। फिलहाल बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। विशेषज्ञ भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए और खासतौर से जो अलग अलग योजनाएं चलती हैं, उनके जरिए कितना लाभ किसानों को मिल सकता है, ये हम जान लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और मैं बागवानी विशेषज्ञ हूँ कृषि विज्ञान केंद्र मंडकोला में। अगर हम बात करते हैं फसल अवशेष प्रबंधन की, बागवानी की फसलों में हम जानते हैं कभी कभी किसान को नुकसान भी होता है और जब उपज बाजार तक पहुँचती है वहाँ भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या उनके लिए बेहतर है, क्यों अपनाना जरूरी है प्रबंधन? सर, जैसा कि फसल अवशेष प्रबंधन की बात है, ये हम खेत से है, एक आदमी काफ़ी पैदावार लेता है खरपतवार के रूप में भी और हमारी फसलों के रूप में भी, तो वो सब उसके लिए जो पोषक तत्व वो ज़मीन से जाते हैं और बदले के हम उतने नहीं डाल पाते हैं। तो इसके लिए अगर हमारे पास गोबर की खाद, हरी खाद उपलब्ध नहीं हो पाती पूरे रूप में, तो कम से कम जो फसल के हमारे अवशेष हैं, जितनी फसल के अवशेष हमारे खेत में हैं, उनको गड़ा सड़ा के खेत में यूज़ किया जाए। उसके लिए विभिन्न प्रकार के, जिस तरह हमारी IARI पूसा में एक अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पे भी एक डिकम्पोजर उन्होंने तैयार किया है, तो वो अगर गांव वालों को उपलब्ध हो पाए तो उसका स्प्रे करें ताकि वो फसल अवशेष हैं ज़मीन में जल्दी से जल्दी सड़ जाएं और सड़ के एक खाद के रूप में फसलों में फ़ायदा पहुँचा सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर मुकेश। बैठ सकते हैं आप। फिलहाल हमें यहाँ भी आगे बढ़ना होगा चौपाल चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही, फिर पहुँचेंगे किसी गाँव की चौपाल पर और वहां भी देंगे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी। फिलहाल के लिए चौपाल चर्चा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।